हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मिनिमम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी एंड एरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एरोमेटिसिटी की अगर बात होती है तो जैसे आपने सुना होगा, एरोमेटिसिटी जो नाम पड़ा है वो एरोमा से पड़ा है। एरोमा का मतलब जो खुशबू है उसकी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका एक स्पेशल ऑर्डर होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है। इसके अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी की तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। साथ के साथ सिस्टम साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। अगर साइक्लिक और प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। और सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। अगर साइक्लिक नहीं है या प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिक में नहीं आएगा, वो या तो नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एरोमेटिक सिस्टम की, तो एरोमेटिक सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप फॉर्मूले की बात करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँ तो देखिए यहाँ n की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, etc। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े सिस्टम की हम बात नहीं करें। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n मैंने 0 रख दिया, तो जब n की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 0 रखते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके प्लस चार्ज है, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे शो करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या फिर हम कहें 2 प्लस चार्ज है तो ये आपके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि भाई प्लस हटा दूँ और सिंपल ये कह दूँ कि ये एरोमेटिक है। ये आपके sp3, जैसे मान लीजिए आप ये कहोगे सर इसको भी तो मैं कह सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, ये भी कार्बन क्या है, sp3। तो अगर सिस्टम में sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फिर वो प्लेनर नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि जो रेजोनेंस हो रहा है या जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो p ऑर्बिटल के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, p ऑर्बिटल के थ्रू। और sp3 में p ऑर्बिटल फ्री नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे p काम में आ गया हाइब्रिडेशन में। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एरोमेटिक सिस्टम होता है उसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन मैक्सिमम केस में sp2 होता है। ठीक है, वो कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है। तो sp2 होता है, तो यहाँ पर ये प्लस आते हैं sp2 हो जाएगा। ये आपके sp3 है तो ये आपके रेजोनेंस या हम कहें प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम प्लेनर नहीं है। प्लेनर इन द सेंस साइक्लिक तो है, प्लेनर इन द सेंस कि भाई आपके sp2 नहीं है तो आपके पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है अब। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे जिसमें sp3 हो। तो ये आपके हो गया 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें n=1 तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये पाई बॉन्ड आ गया और ये माइनस और माइनस आ गया। अब आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कार्ब एनायन, कार्ब एनायन में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम केस में या सिंपल जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं कार्ब एनायन का जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3, पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर वो डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में है, तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्ब एनायन एक तरीके से मान लें, तो ये sp3 नहीं होगा, sp2 होगा, क्योंकि ये डीलोकलाइज है। क्या है, डीलोकलाइज। तो ये sp2 ही है। ठीक है, तो ये आपके 2 माइनस, आप इसको ऐसे शो करो या आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। तो 2 प्लस है तो भी एरोमेटिक है, 2 माइनस है तो भी एरोमेटिक है। 2 प्लस है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 2 माइनस है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके प्लस चार्ज आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। इसको आप ऐसे शो करो या ऐसे शो करो, एरोमेटिक सिस्टम में आता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा, वो आपको सिस्टम देंगे, वो कहेंगे कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है, तो वो आपको पहचानना है। इसके बाद अगर हम बात करें बेंजीन, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम ट्रोपोलियम कैटायन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, 7 कार्बन की स्पीसीज है और प्लस चार्ज है। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको आप ऐसे शो कर सकते हो रेजोनेंस के फॉर्म में। ये आपके हो गया ट्रोपोलियम। इसके बाद 8 कार्बन की स्पीसीज है, 8 कार्बन की स्पीसीज में 2 प्लस चार्ज है। ठीक है, 2 प्लस चार्ज, तो ये आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसके बाद अगर हम बात करें n की वैल्यू 3 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो ये आपके 2 माइनस हो गया। तो देखिए जितने कार्बन है उतने तो इलेक्ट्रॉन है ही हैं, और जैसे आपने माइनस जोड़ा उतने बढ़ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 8 कार्बन में 2 माइनस जोड़े तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 कार्बन में 2 प्लस करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 6 रह गए।
7 कार्बन है, 1 प्लस आ गया तो 1 कम हो गया। तो जितने आपके कार्बन है उतने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, माइनस है तो उतने ऐड कर दीजिए और प्लस है तो उतने माइनस कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये 3 कार्बन है, 1 प्लस है मतलब दो इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है, 4 कार्बन है 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है, 4 कार्बन है 2 माइनस है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है। तो इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए आपके हेटेरोकेमिस्ट्री सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल आ सकते हैं कि भाई वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है नहीं है, वहाँ पर एक आध कोई एग्जाम्पल आ सकता है तो वो हम देख लेंगे। अगर मान लीजिए मेन लाइन में नहीं आ रहा हमारे सिलेबस के तो हम उसको एज ए क्वेश्चन हम देखेंगे जब वहाँ पर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ सिलेबस में मेंशन नहीं होती तो उसको सिलेबस में पढ़ाना वो इतना आसान नहीं होता, तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होगी। तो एक बार मैं आपको बेसिक जो बिल्कुल टू द पॉइंट है वो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी अगर होगा जो हमें लगेगा नीड है पढ़ने की तो हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो एरोमेटिक तो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एंटी एरोमेटिक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें +2 का कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिए यहाँ n की वैल्यू 0 नहीं होगी, इस केस में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर तो n की वैल्यू 0 हो सकती थी, लेकिन वहाँ हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, जैसे ही माइनस लगाया तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया एंटी एरोमेटिक है। सिंपल अगर हम कहें साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो आपके क्या है एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, और ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, ठीक है। तो ये आपके एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया और ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो ये आपकी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, माइनस चार्ज आप लगा सकते हो, यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो है इसको साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कहते हैं, इसको गलती से आप एंटी एरोमेटिक मत कह देना, या मत आप क्वेश्चन में इसको मत कर देना कि भैया एंटी एरोमेटिक है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक कंडीशन है साइक्लिक और प्लेनर की, तो यहाँ पर अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, अब देखिए आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो आपने कहा कि इसका शेप ये है, 2 प्लस लगाया तो आपने पढ़ाया था और फिर 2 माइनस में पढ़ाया था। अगर 2 प्लस है या 2 माइनस है तो हम उसको साइक्लिक सिस्टम मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये आपके साइक्लिक तो है, प्लेनर नहीं है। यहाँ पर ये प्लेनर मान रहे हैं हम इसको, दोनों प्लस और दोनों माइनस को हम प्लेनर मान रहे हैं, यहाँ पर ये प्लेनर नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलती करवा सकता है। तो ये क्योंकि प्लेनर नहीं है तो ना तो ये एरोमेटिक होगा और ना ये एंटी एरोमेटिक होगा। भाई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए कंडीशन क्या है, प्लेनर होना चाहिए। अगर साइक्लिक नहीं है सिस्टम, अगर मान लीजिए साइक्लिक नहीं है और प्लेनर नहीं है, तो फिर वो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, उसको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो अगर सिस्टम साइक्लिक नहीं है और प्लेनर नहीं है, जैसे मान लीजिए एलिफेटिक सिस्टम है, तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो मतलब नहीं है, वो एलिफेटिक जो है नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों, नॉन प्लेनर है। क्यों है, नॉन प्लेनर है, इस वजह से क्या है, नॉन एरोमेटिक है, टब शेप होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो जब ये प्लेनर ही नहीं है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने का कोई सवाल नहीं होता। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो नॉन एरोमेटिक है तो आप इसको भी नॉन एरोमेटिक कर दो, इसको भी नॉन एरोमेटिक कर दो, ऐसा नहीं करना। ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में काम आएगा। आगे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, हाई रेजोनेंस एनर्जी। मैंने आपको बता रखा है कि देखिए एक तो होता है सिंपल रेजोनेंस, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन में भी रेजोनेंस है, एक होती है एरोमेटिसिटी। तो रेजोनेंस की एक आप कह सकते हो एक एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो एरोमेटिसिटी है। तो यहाँ पर हकल रूल अगर फॉलो हो रहा है और साइक्लिक और प्लेनर सिस्टम है तो वहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होता है, वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है और स्टेबल होता है। तो एरोमेटिक जो हमने कंडीशन देखी, ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो कंपाउंड एरोमेटिक है, और अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, पहला पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेफरेंस टू एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन की तुलना में प्रायोरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की तुलना में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, शो करता है, लेकिन जो मुख्य अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मैंने आपको कारण पहले बताया था कि अगर आप बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाओगे, जैसे मैंने कहा ये बेंजीन है
और ये रेजोनेंस शो कर रहा है, एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर एक पाई बॉन्ड हटा के मैं एडिशन शो कर दूँ तो ये एडिशन शो करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जैसे आपने एडिशन शो करा एक डबल बॉन्ड पे, अब इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। रेजोनेंस तो है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है। देखिए रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में डिफरेंस होता है। रेजोनेंस सिंपल एलिफेटिक में भी हो सकता है, लेकिन एरोमेटिसिटी जो है उसकी कंडीशंस अलग होती है। उसकी जो कंडीशंस हैं वो आपके रेजोनेंस के साथ साथ ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब यहाँ पर sp3 कार्बन आ गया और ओवरऑल सिस्टम साइक्लिक नहीं रहा, तो अब यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं रहा, ठीक है, ये आपके नॉन एरोमेटिक में जाएगा। तो होता क्या है कि अगर एडिशन आप कराते हो तो उससे उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है। किसको प्रीफर करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखिए यहाँ पर कारण क्या है भाई, हम कहते हैं ना भाई सूटी फ्लेम के साथ जल रहा है, काले धुएं के साथ जल रहा है, उसका कारण यह है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है। जैसे सिंपल अगर हम बेंजीन की बात करें तो फॉर्मूला है C6H6, तो यहाँ पर जो कार्बन का परसेंटेज है एल्कीन की तुलना में वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये सूटी फ्लेम के साथ जलता है, काले धुएं के साथ जलता है। एरोमा तो होता ही है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो ओबे हकल रूल। अब एरोमेटिक कंपाउंड है तो हमने स्टार्टिंग ही हकल रूल से करा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हकल रूल को ओबे करता है एरोमेटिक कंपाउंड। प्रेजेंस ऑफ अ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, अगर आपको याद हो तो एनएमआर जब मैं आपको पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं, ठीक है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप ध्यान रख लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ अ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, केवल इतना आपको सफिशिएंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। एक एग्जांपल से चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक फ्रॉस्ट डायग्राम या फ्रॉस्ट सर्किल करके होता है, ये जैसे इस टाइप का सर्किल है। अब आप जिस भी सिस्टम की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करो, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस सर्कल में बनाओ और कॉर्नर जो है वो नीचे टिका हुआ होना चाहिए या नीचे टच हुआ होना चाहिए, तो ये आपके इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये मैंने बेंजीन का डायग्राम बना दिया। अब ये आपके एनर्जी लेवल है, ये आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब यहाँ पर बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, बेंजीन की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। इसी के कंपेरिजन में अगर मैं बात करूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे नीड नहीं थी, फिर भी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे मैंने कहा ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। अब ये क्योंकि एंटी एरोमेटिक है तो ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होना चाहिए, तो इसको हम कैसे समझाते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है तो आप उसको ऐसे ही बनाइए कि कॉर्नर नीचे और सर्किल को आप इसको ऐसे बना लीजिए, ये आपने बना लिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4, तो जब आप 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर आपको याद हो एनएमआर के केस में, एनएमआर के केस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए बेंजीन ही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, नो डाउट। जो स्मॉल सिस्टम होते हैं वहाँ हाइड्रोजन केवल बाहर की तरफ होता है, जो बड़े सिस्टम है वहाँ हाइड्रोजन अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान हो तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड की जो डेल वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है, बाहर वाले हाइड्रोजन के लिए डेल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके मैग्नेटिक रिंग करंट है वो इस टाइप से होता है कि जो बाहर वाले हाइड्रोजन है उसकी तो डी शील्डिंग होती है और अंदर वाले हाइड्रोजन की शील्डिंग होती है। तो बाहर वाले हाइड्रोजन की डेल वैल्यू ज़्यादा होती है और अगर कोई अंदर वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी डेल वैल्यू कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एरोमेटिक सिस्टम में होता है। एंटी एरोमेटिक में इसका जस्ट अपोजिट होता है। हालांकि इतना बहुत ज़्यादा सिस्टम आ नहीं रहा आपके, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि बाय चांस कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप आसानी से, अगर ये कंसेप्ट आपको याद है तो आप कर लेंगे। कंसेप्ट क्या है कि एरोमेटिक में अगर हाइड्रोजन बाहर की तरफ है तो डेल वैल्यू ज़्यादा होगी, अंदर है तो कम होगी। एंटी एरोमेटिक में रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है। तो ये जितने एग्जाम्पल है कॉमन वो मैंने आपको सारे करवा दिए। देखिए वैसे आपके हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन क्योंकि एरोमेटिसिटी है तो बेसिक कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ। ये आपके पिरिडीन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें
तो ये एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एरोमेटिक सिस्टम है और ये जो आपके 3 पाई बॉन्ड हैं ये मिला के इसका एरोमेटिक सेक्सटेट बना रहे हैं, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये जो लोन पेयर है ये आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये जो लोन पेयर है ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और ये आपके जो रेजोनेंस हो रहा है या एरोमेटिसिटी जो हो रही है यहाँ पर उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको हकल लोन पेयर नहीं कहेंगे, नॉन हकल लोन पेयर कहेंगे। जो एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व होता है उसको हम हकल लोन पेयर कहते हैं और जो इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम नॉन हकल लोन पेयर कहते हैं। तो ये नॉन हकल लोन पेयर है, मतलब ये रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में। तो ये जो लोन पेयर है हम इसको हकल लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हकल लोन पेयर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये लोन पेयर अंदर इन्वॉल्व हो चुका है जबकि ये लोन पेयर बाहर है, अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा और एक लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो किस में प्रेजेंट है? sp2 ऑर्बिटल में। जबकि पायरोल के जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर किस में प्रेजेंट है? p ऑर्बिटल में। ये आपको ध्यान रखना है, p ऑर्बिटल में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है, एक p ऑर्बिटल में जो कि एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है और एक sp2 में है। sp2 वाला एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही सल्फर के हैं। तो यहाँ पर एक हकल लोन पेयर कहलाएगा और एक नॉन हकल लोन पेयर कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हकल लोन पेयर जो है वो आपके p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और नॉन हकल जो है वो आपके sp2 में प्रेजेंट होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है, एक जो है इसको हम पायरोल कहते हैं, इसको हम फ्यूरिन कहते हैं और इसको हम थायोफिन कहते हैं। यहाँ पर इन तीनों की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो अलग अलग होती है। आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे इन तीनों की जो है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर या हम कहें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये आप मुझे बताइए। जिसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। स्टेबिलिटी छोड़िए, आप तो मुझे एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताइए, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर अलग होता है इसकी और रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर अलग होता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे इसकी रेजोनेंस एनर्जी या एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताइए कि किस में एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी और किस में कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये तो मैंने 1 रिंग सिस्टम लिया है, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम भी होता है, जैसे नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नेफ्थलीन की आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। अगर हम बात करें 2 रिंग अगर आप एडजस्टमेंट बना लेंगे तो ये नेफ्थलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेफ्थलीन है, ऐसी फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन की स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, वो आप देख लेना। तो ये आपके बेसिक जो एरोमेटिसिटी की बात थी वो हमने कर ली है। इसके अलावा अगर कुछ डिटेल में आएगा तो हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। अब हम आते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पे फ्रॉम एरोमेटिक एसिड। अगर हम एरोमेटिक एसिड की बात करें तो एरोमेटिक एसिड से आप बेंजीन बना सकते हैं। कैसे? ये आपके है सोडियम बेंजोएट। क्यों? क्योंकि ये आपके बेंजोइक एसिड होता है। अगर आप H लगा दोगे बेंजोइक एसिड हो जाएगा, आपने Na लगा दिया तो सोडियम बेंजोएट हो गया। इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये बना रहा है बेंजीन। और हो क्या रहा है कि जो NaOH है यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बना रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बना रहा है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजीन। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो आपके एक एसिड था, ये डाई एसिड हो गया, तो डाई एसिड के आपने 2 NH के साथ रिएक्शन करा ली तो 2 Na2CO3 निकल गए, तो भी आपके क्या बन जाएगा? बेंजीन। डायरेक्ट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल की अगर हम बात करें, अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी रिएक्शन करा रहे हो और किससे करा रहे हो। बहुत ज़्यादा जहाँ मुझे मैकेनिक्स की जरूरत लगी मैं बता दूंगा, वरना कोई ज़्यादा हर रिएक्शन के लिए मैकेनिक्स की नीड नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें फिनॉल, फिनॉल में आप क्या कर रहे हो? फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हो जिंक के साथ, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है? बेंजीन बना रहा है और ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर हम कहें तो इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप रिएक्शन करा रहे हो वाटर के साथ और हीट कर रहे हो,
तो ये आपके बना रहा है बेंजीन और साइड में क्या बन रहा है H2SO4, साइड में क्या बन रहा है H2SO4। नेक्स्ट है आपके फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके सिलेबस में दे रखा है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ पर काफ़ी सारी हम प्रिपरेशन और रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। और ये तो 2H तो रिडक्शन को शो कर रहा है, रिएजेंट आपने ले रखा है इथेनॉल, इथेनॉल की प्रेजेंस में आप रिडक्शन करा रहे हो और क्या बन रहा है बेंजीन। साइड प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन और HCl। साइड प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन और HCl। इसके बाद नेक्स्ट है आपके बर्थेलॉट मेथड। बर्थेलॉट मेथड की अगर हम बात करें तो 3HC मतलब इथाइन जो है उसके 3 मॉलिक्यूल की आप रिएक्शन करा रहे हो रेड हॉट ट्यूब के साथ। ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना है, ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बेंजीन। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये भी एग्जाम में आ चुकी है, एन हेक्सेन की आप रिएक्शन करा रहे हो Cr2O3 या Al2O3 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपने ले रखा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर भी आप क्या बना रहे हो, बेंजीन। तो ये जो आपके एग्जाम्पल लास्ट के 2 हैं ये तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इतने पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है पूछे जा सकते हैं। ये 2 तो कन्फर्म मुझे ध्यान है कि पूछे गए हैं, जब आप क्वेश्चंस देखोगे शीट में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आगे दे रखा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखिए मैक्सिमम केस में आपने 2 स्ट्रक्चर देखा होगा, या तो ये वाला बनाते हैं हम या ये वाला बनाते हैं। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, जैसे मैंने आपको एक बताया भी था कि भाई बेंजीन की सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। और रीज़न आता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसका आंसर होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी, कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ पर ये जो 2 स्ट्रक्चर है ये कैकुले स्ट्रक्चर कहलाती है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 80%, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसका हम कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मानते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका कंट्रीब्यूशन 80% है, और ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका कंट्रीब्यूशन 20% है। तो ये कैकुले स्ट्रक्चर है और ये दीवार स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे बेंजीन के, तो आप क्या कहोगे 5, 2 कैकुले और 3 दीवार, और वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके बाद अगर हम बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा है कि कई बार क्या होता है वो एग्जाम में डायरेक्ट डेटा पूछ लेता है। वो क्या कहेगा, पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। अब देखिए सबकी तो आप याद नहीं कर सकते, जो मेन है उनकी तो आप याद कर ही सकते हो। तो यहाँ पर आपके बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी आपको डेटा याद रखना है 36 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि जो हम बात करते हैं ना कि भाई एरोमेटिसिटी ज़्यादा किस में है, या अगर हम कहें रेजोनेंस ज़्यादा किस में है, तो वो जो डिसाइड होता है वो रेजोनेंस एनर्जी से डिसाइड होता है। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि इन तीनों में से, या इन तीनों का अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी की, तो किस में एरोमेटिसिटी ज़्यादा है और किस में कम है। तो ये आप रेजोनेंस एनर्जी के डेटा से निकाल सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखिए ये हमने देख रखा है कि बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन नहीं देती, लेकिन स्पेशल कंडीशन या ड्रास्टिक कंडीशन में एडिशन रिएक्शन देती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन बेंजीन डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब देखिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसके अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं। अनसैचुरेशन का टेस्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप क्या करते हो HBr, एक्वस HBr के साथ रिएक्शन, सॉरी लिक्विड ब्रोमीन जो है वाटर में सॉल्युबल होती है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगर आपके कलर डिसअपियर हो जाता है तो वो अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, या फिर हम 1% एल्कलाइन केमिनोफोर से टेस्ट कराते हैं जिसको हम बेयर रिएजेंट कहते हैं, या आपके एल्कीन में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो जो अनसैचुरेशन का टेस्ट है वो एल्कीन और एल्काइन तो देते हैं लेकिन बेंजीन नहीं देता, जबकि इसके बाद 3 डबल बॉन्ड है। उसका कारण क्या है, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। बजाय इसके एक कंपाउंड होता है साइक्लोप्रोपेन, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है उसके बावजूद ये अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो अनसैचुरेशन का टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे ही इसके हम अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं तो इसकी जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और ये फ्री हो जाता है, मतलब साइक्लिक से एसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है बेयर स्ट्रेन थ्योरी का कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में है, साइक्लिक सिस्टम में, तो आंसर होगा साइक्लोप्रोपेन। अब चलिए वापस आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें अंडर स्पेशल और ड्रास्टिक कंडीशन बेंजीन गिव फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं देती लेकिन स्पेशल कंडीशन में देती है और इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहली है एडिशन ऑफ हेलोजन, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ रखी है, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन का ध्यान रखना है। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन आपको करवानी है। बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो यहाँ पर तीनों पाई बॉन्ड टूटे और 6 क्लोरीन एटम जो है वो जुड़ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हर भाई 6 हाइड्रोजन तो थे ही थे, तो अब कार्बन पे 6 हाइड्रोजन के साथ साथ 6 क्लोरीन भी जुड़ गए। इसको हम कह रहे हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब इसके काफ़ी सारे नाम हैं। गामा आइसोमर जो है किसका, C6H6Cl6 का। अब आप सोचेंगे गामा आइसोमर का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 6 क्लोरीन है ये स्टेरिकली डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पर क्या है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी जो अगर हम बात करें पोजीशन की, तो आपको ध्यान होगा कि भाई हम बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की। तो यहाँ पर जो 6 क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन में है, एक्सियल में है, इक्वेटोरियल में है, कौन से एक्सियल में कौन से इक्वेटोरियल में, उस बेस पे डिफरेंट आइसोमर बनते हैं इसके। तो उसमें से जो गामा आइसोमर है वो क्या है, एक्टिव इंसेक्टिसाइड है, नोन एज गैमेक्सेन। इसको गैमेक्सेन कहते हैं। देखिए कई बार इनके नाम से आते हैं क्वेश्चन, गैमेक्सेन, 666, BH6, लिंडेन और हेक्साक्लोर, ये सारे नाम है। गैमेक्सेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैमेक्सेन जो फॉर्म हो रहा है वो किससे फॉर्म हो रहा है, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में, एडिशन रिएक्शन हो रही है और ये प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं गैमेक्सेन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन में बात करें तो हम इसको ओजोनोलाइसिस कहते हैं। अब देखिए ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हम नेचुरल सिंथेसिस की बात करते हैं या ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करते हैं, वहाँ पर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड के अंदर कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट में कितने डबल बॉन्ड थे और कहाँ कहाँ थे। कैसे पता लगा सकते हैं, ओजोनोलाइसिस एल्कीन में आएगा तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। अब ओजोनोलाइसिस करता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एल्कीन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने इथीन ले ली। अब ओजोनोलाइसिस क्या करता है, अगर डबल बॉन्ड के केस की बात करें तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और डबल बॉन्ड ओ लगा देता है, ये ओजोनोलाइसिस करता है। तो हमने क्या देखा, ओजोनोलाइसिस क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड ओ लगा रहा है कार्बन के साथ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, और ये भी क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपके यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये यहाँ से ब्रेक हुआ, तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ भी आ गया, डबल बॉन्ड ओ यहाँ भी आ गया, डबल बॉन्ड ओ यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपके ऊपर की साइड लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर बन गई। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल अलग निकल गया, ये एक मॉलिक्यूल अलग निकल गया और ये एक जो मॉलिक्यूल है वो अलग निकल गया। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल निकले वो ये हैं CHO CHO। इसको आप ग्लाइऑक्सल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ग्लाइऑक्सल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन का अगर आप ओजोनोलाइसिस करा रहे हो तो 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आपको ग्लाइऑक्सल के। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सा रिडक्शन आप करा रहे हो हाइड्रोजन के साथ और निकल कैटलिस्ट आपने ले रखा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो बेंजीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। बर्च रिडक्शन में आप क्या करा रहे हो, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ, साथ में आपने ले रखा है इथेनॉल, ये आपको ध्यान रखना है। बर्च रिडक्शन में जो रिएजेंट काम में लेते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये हम काम में लेते हैं और यहाँ पर साथ में इथेनॉल आपके दे रखा है एज ए सॉल्वेंट। अब यहाँ पर रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिडक्शन में कंडीशन क्या है, देखिए 3 डबल बॉन्ड थे ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन में, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर डबल बॉन्ड एक कम हो गया है, मतलब 3 डबल बॉन्ड से 2 रह गए, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिस स्पीसीज में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में होता है तो रेजोनेंस उसमें होता है। तो देखिए भले एरोमेटिसिटी ना हो, रेजोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बर्च रिडक्शन के केस में आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिडक्शन करा रहे हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में, तो ये आपके बन रहा है साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फिर मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा डिटेल में, तो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इतना काफ़ी है। आगे दे रखा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेंजीन जो है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, सच एज क्रोमिक एसिड, एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट HNO3 ETC। ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ बेंजीन रिएक्शन नहीं कर रही है। इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एयर ऑक्सीडाइजेज इट टू मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या कह रहा है कि अगर वेनेडियम पेंटॉक्साइड प्रेजेंट है एज ए कैटलिस्ट, तो जो एयर है वो क्या करेगी, इसको ऑक्सीडाइज करेगी बेंजीन को। किस में ऑक्सीडाइज करेगी, मैलिक एनहाइड्राइड में। अब देखिए आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको याद आ रहा है कि भाई मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहाँ पढ़ाया है, कहाँ पर आया वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि बेंजीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, कैटलिस्ट क्या है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और प्रोडक्ट क्या बना मैलिक एनहाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस टाइप से स्ट्रक्चर है, COOH COOH H और H। ये तो हो गया सिस फॉर्म, और इसी के साथ हम बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, COOH H डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा COOH और ये हो गया H। ठीक है, तो ये आपकी एक सिस फॉर्म हो गई और एक ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जो सिस फॉर्म है उसको हम कहते हैं मैलिक एसिड, और जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो ये आप देखेंगे कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पर आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक आपके सिस है, एक आपके ट्रांस है। सिस को कह रहे हैं मैलिक एसिड और ट्रांस को कह रहे हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो सिस फॉर्म होती है उससे एनहाइड्राइड बनाना आसान होता है। सिस फॉर्म से एनहाइड्राइड बनाना आसान होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साइड है। एनहाइड्राइड में हो क्या रहा है, दो एसिड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। तो ये आपस में यहाँ आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। अगर आपको इससे एनहाइड्राइड बनाना है तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब तक डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, अप्रोचेबल कंडीशन में नहीं आएंगे दोनों एसिड ग्रुप, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज़्यादा हीट देने के बाद जब सिग्मा ये पाई बॉन्ड टूटेगा तब जाके आपके फ्यूमेरिक एसिड से एनहाइड्राइड बनता है। तो अब ये तो बात हो गई मैलिक एसिड की। मैलिक एसिड से आपने एनहाइड्राइड बनाया तो ये बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड में हुआ क्या, डबल बॉन्ड ये रहा, कार्बन ऑक्सीजन है ही और ये बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो ये ऑक्सीजन को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ रही है। अभी ऑक्सीजन बीच में आ गया, तो देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे हुई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बीच में ऑक्सीजन, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड कहलाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो मॉलिक्यूल मैलिक एनहाइड्राइड के बन गए और वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, तो बेंजीन क्या बना रहा है, मैलिक एनहाइड्राइड बना रहा है। तो ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले नाइट्रेशन दे रखी है। देखिए कॉमन रिएक्शंस है, नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो चाहे हेलोजिनेशन हो, ये कॉमन रिएक्शन है। चाहे बेंजीन हो या कोई डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड हो, यहाँ पर आप लगभग सेम रिएक्शन देखेंगे। देखिए नाइट्रेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोनियम आयन। ये एग्जाम में पूछते हैं कि नाइट्रेशन में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, या सिंपली पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो NO2+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप ये मान के चलिए कि जितनी भी रिएक्शन है जहाँ पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो बेंजीन की रिएक्शन आप जिससे भी करा रहे हो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर जो स्पीसीज है मेन वो क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे नाइट्रेटिंग एजेंट जो आप ले रहे हो HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या बन रहा है, NO2+। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो पार्ट है मैकेनिज्म के। एक पार्ट वो है जहाँ पर NO2+ कैसे बना वो हमने देखा, और उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म पढ़ा है वो यहाँ पर रिपीट होगा। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें NO2+ बना कैसे, तो HNO3 है, उसकी रिएक्शन हमने कराई H2SO4 के साथ। तो जब HNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई तो इसने H+ दिया और इसने H+ लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, HSO4 माइनस हो गया, और यहाँ इसने H+ लिया है तो इसका जो लोन पेयर है इसने H+
ने इस पे अटैक किया तो ये हो गया H2+ और ये NO2। तो अब जो आपको ध्यान होगा कि हमने एसिड बेस पढ़ रखा है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉ है एसिड बेस कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जो H+ देता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और जो H+ लेता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये H+ दे रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये H+ ले रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसने H दिया और इसने H+ लिया तो ये हो गया H2+। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है स्कूल लेक्चर के एग्जाम में। आप एक चीज़ नोटिस करना कि एक है आपके 2015 वाली वैकेंसी का पेपर और एक आपके 2018 वाले का। कम से कम नी करके आप देखेंगे कम से कम 7-8 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, मतलब स्कूल लेक्चरर के एग्जाम से ही स्कूल लेक्चर के एग्जाम में रिपीट हो गए। कम से कम 7-8 क्वेश्चन एज इट इज़ लैंग्वेज टू लैंग्वेज। 2 तो काइनेटिक्स के मुझे अच्छे से याद है और एक ये एज इट इज़ क्वेश्चन कि HNO3 किसकी तरह बिहेव करता है। तो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है और अगले स्कूल लेक्चर के एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे या देख लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें लगेगा कि भाई एज इट इज़ हमारे पढ़े हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमने देखा ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो है H2 अलग निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके और ये NO2+ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इस पर अटैक कर रहा है तो H+ इसके पास गया, इस पर प्लस आ गया, उस पर माइनस आ गया, फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो ये न्यूट्रल हो गया और इस पर प्लस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो वाटर है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो H3O+ बना रहा है और ये HSO4 बना रहा है। ओवरऑल रिएक्शन अगर करें तो ये HNO3 बन जाएगा और ये 2H2SO4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना 2H2SO4 है, क्या है 2H2SO4 है। HNO3 + 2H2SO4 गिव्स NO2+ + H3O+ + 2HSO4-। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल 4 आयन बन रहे हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव कौन से हैं HSO4- और 2 पॉजिटिव कौन से हैं, एक H3O+ और एक NO2+। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो इसलिए भी पूछा जा रहा है कि ये बन रहा है साथ में H3O+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ना ही लुईस एसिड है, क्योंकि इस पर प्लस तो है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। या आगे दे रखा है हेयर HNO3 एक्ट एज बेस एंड H2SO4 एज एसिड। ये 2 बार क्वेश्चन RPSC ने स्कूल लेक्चर में पूछ रखा है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना। अब आगे के अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो बेंजीन पे अटैक कौन कर रहा है, NO2+। स्लो स्टेप है तो NO2+ ने क्या करा, अटैक करा। अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया और नीचे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव पे अटैक करा पॉजिटिव ने तो ये जुड़ गया यहाँ पर और ये पॉजिटिव ऐसा का ऐसा हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड है ये तो देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब समझाने के लिए हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा और ये जो बॉन्ड है H वाला वो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो H+ है वो किसके साथ चला गया, HSO4- के साथ चला गया। तो ये बन गया H2SO4 और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन जो है नाइट्रेशन है उसका मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन पढ़ी थी या हमने क्लोरीन की रिएक्शन पढ़ी थी बेंजीन के साथ। वहाँ पर कंडीशन थी फोटोकेमिकल। तो अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है तो आपको एडिशन रिएक्शन करानी है बेंजीन की, और अगर ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हो बेंजीन के साथ या क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हो बेंजीन के साथ में क्या है, लुईस एसिड है। आज जैसे ब्रोमीन है तो FeBr3 ले लिया और क्लोरीन होता तो FeCl3 ले लेते या AlCl3 ले लेते। तो वहाँ पर जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो आपके क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया और HBr बन गया। मैकेनिज्म लगभग सेम ही है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हाँ, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल आंसर सही दिया है कि ये जो आपकी आयन बनता है इसको हम एरिनियम आयन या वीलैंड इंटरमीडिएट कहते हैं। बिल्कुल आपने मैक्सिमम जनों ने सही दिया था, तो बधाई हो आपको। चलिए सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखिए सल्फोनेशन में एक थोड़ा सा खास बात है। खास बात क्या है कि जब हम बाकियों की रिएक्शन कराते हैं, अब यहाँ पर लुईस एसिड है, इसको मैं बताना भूल गया। लुईस एसिड का रोल क्या है, लुईस एसिड का रोल ये होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ये क्या करता है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, उससे Br+ आयन बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे मान लीजिए कि FeBr3 है तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और Br+ बना लेगा। तो ये आपके Br+ बनाने में हेल्प करता है, फिर Br+ रिएक्शन शो करेगा। अब सल्फोनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं जिसपे प्लस चार्ज है, जैसे NO2+ हो गया, और हालांकि ये न्यूट्रल दिख रहा है लेकिन जब ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो Br+ बना लेगा। अब यहाँ पर खास बात ये है कि ये न्यूट्रल है, मेन बात। तो जब SO3 की आप रिएक्शन कराते हो
तो आपके बाकियों में आप देखेंगे कि जैसे NO2 प्लस है तो एज इट इज NO2 जोड़ दिया आपने फाइनल प्रोडक्ट में। ब्रोमीन के अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बाद जो प्लस बनाएंगे तो Br प्लस बनेगा, एज इट इज जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल है तो जब आप इसको जोड़ोगे तो केवल SO3 नहीं जुड़ रहा, क्या जुड़ रहा है, SO3H जुड़ रहा है, ये इसकी खास बात है। तो SO3H जुड़ रहा है। और इसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब क्योंकि ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो हो रही है, बेंजीन दे रहा है, इसका मतलब SO3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या है, SO3 की रिएक्शन करा रहे हो आप बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ जब आप SO3 की रिएक्शन करा रहे हो तो होता क्या है, स्लो स्टेप में SO3 अटैक करेगा। अब अटैक जब करेगा तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। अब SO3 के साथ क्या है, इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूँ। ये मान लीजिए SO3 ऐसे, चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बता सकते हो, चाहे तो पाई बॉन्ड से बता सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अटैक करेगा, तो अटैक हम इसको कैसे करा रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा, इस पे नेगेटिव रह गया और इस पे पॉजिटिव रह गया। तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और ये नेगेटिव से सल्फर पॉजिटिव जुड़ गया, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव साथ जुड़ गया, तो एक प्लस यहाँ रह गया और एक जो माइनस पे ऑक्सीजन था वो यहाँ मैंने शो कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अब ये आपने SO3 माइनस शो कर दिया और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी मैंने, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाई है, जैसे आपको पता है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि यहाँ प्लस आएगा, फिर रेजोनेंस होगा, तो फिर पैरा पे आएगा, फिर वापस ऑर्थो पे आएगा। अब बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही बनाने का कोई सेंस नहीं है, टाइम कंज्यूम होता है। तो ये मैंने बना दिया। इसके बाद फास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये H जो है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये HSO4 माइनस जो है उसके साथ H चला जाएगा, तो ये हो गया H2SO4 और ये आ गया पाई बॉन्ड। अब ये रह गया SO3 माइनस। अब ये जो SO3 माइनस है H3O प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, और H3O प्लस के साथ रिएक्शन करके एक H प्लस ले लेगा, तो क्या बना लेगा SO3H। तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। तो ये आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि SO3 न्यूट्रल है, तो थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, क्योंकि बाकी तो क्या थे प्लस थे, जुड़े सीधे सीधे H निकल गया, आंसर आ गया। यहाँ पर क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल जब अटैक कर रहा है तो उस पर माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है तो लास्ट में आपको उसमें एक H प्लस जोड़ना पड़ेगा। तो ये फाइनली बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर हम बात करें, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ लुइस एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर हमने लुइस एसिड क्या ले रखा है AlCl3, और एल्किल हैलाइड क्या ले रखा है एल्किल क्लोराइड, हमने Cl ले रखा है, और एनहाइड्रस AlCl3 काम में लेते हैं। एनहाइड्रस क्यों, क्योंकि ये एज ए लुइस एसिड बिहेव करता है। अगर एनहाइड्रस नहीं होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो जो इसकी लुइस एसिड की टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वाटर के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो लुइस एसिड क्या करता है कि ये Cl जो है उसको लेने का काम करेगा और ये बना लेगा R+। मतलब लुइस एसिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये R+ जो है अटैक करेगा इस पे, और अटैक करने के बाद ये बन जाएगा एल्किल बेंजीन, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया HCl। अब यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है पॉली एल्काइलेशन। अब ये लिमिटेशन कहाँ से आई, पॉली एल्काइलेशन का मतलब क्या है। अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी, जैसे नाइट्रेशन पढ़ी, सल्फोनेशन पढ़ी, हेलोजिनेशन पढ़ी, उस केस में क्या है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे वो हेलोबेंजीन हो, चाहे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो, ये जितने भी ग्रुप थे ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि -R इफेक्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी कम होने से फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन जो ये एल्काइल ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है ये, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो फर्दर रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन एक बार होने के बाद दोबारा होगी, बार बार होगी, तो यहाँ पर पॉली एल्काइलेशन जो है लिमिटेशन है। तो उससे क्या होता है कि डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रीअरेंजमेंट ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसमें, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, बेंजीन की रिएक्शन कराई आपने N प्रोपाइल हैलाइड के साथ, या सिंपल हम कह सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 में।
तो यहाँ पर हम नॉर्मल एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि भाई ये Cl हटेगा, प्लस आएगा और ये जुड़ जाएगा, तो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं ये वाला कि ये प्रोडक्ट बनेगा। बनता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी साथ में बनता है और मेजर प्रोडक्ट यही है। तो अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट ना देके ऑप्शन में एक ही प्रोडक्ट हो तो वो एक प्रोडक्ट ये वाला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि दो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, कई बार एक ही लिखा हुआ है। तो दो प्रोडक्ट लिखे हुए का मतलब ये है एक मेजर है और एक माइनर है, और केवल एक ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसने मेजर वाला शो कर दिया, माइनर वाला उसने शो नहीं किया, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है, तो ये बता रहा है रीअरेंजमेंट को कैसे, कि जब कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन बना 1 डिग्री, तो अगर ये एज इट इज अटैक करता तो केवल ये वाला प्रोडक्ट बनता, लेकिन रीअरेंजमेंट होने से भाई हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट होने से इसने क्या बना लिया, ये कार्बोकेटायन बना लिया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये अटैक करता तो ये बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। ये आपको नाम ध्यान रखना है, कॉमन नेम, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉमन नेम आ जाते हैं, तो हमको अगर नाम ही ध्यान नहीं होगा तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर है, इसको हम कहते हैं क्यूमीन। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्यूमीन बनेगा। तो ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ये साइड प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जैसे एल्काइल बन रहा है वैसे एसाइल बन रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वो होता है CH3CO+, एसाइल कार्बोकेटायन बनता है और ये अटैक करता है और फाइनली क्या बना लेता है, ये, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉन। क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉन। अब यहाँ पर क्या है, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये जो लिमिटेशन इसमें थी इसमें ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो फर्दर बार बार रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो इसमें नहीं है, एसिटोफिनोन बनता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट आपके दे रखा है क्लोरोमिथाइलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि बाकी सारी रिएक्शन में तो लगभग आपको दिख रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है और क्या जुड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ क्लोरोमिथाइलेशन की जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो दो रिएजेंट काम में आ रहे हैं, एक तो फॉर्मल्डिहाइड और एक HCl, और साथ में आपने ले रखा है ZnCl2। ZnCl2 जो है वो लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो देखिए लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करना। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और HCl की रिएक्शन करा रहे हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ। तो फाइनली क्या बन रहा है, CH2Cl जुड़ गया किस पे, बेंजीन पे। तो हम इसको क्या करें, क्लोरोमिथाइलेशन। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरोमिथाइल ग्रुप जुड़ गया किस पर, बेंजीन पर। तो यहाँ पर ये जितनी भी थी ये आपने पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखिए अब जो पोर्शन इसमें बच रहा है वो है आपके एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और डायरेक्टिंग ग्रुप। जो ऑर्थोमेटा पैरा जो भी डायरेक्टिंग है वो हम पढ़ रहे हैं, वो बचे, वो हमारे बच रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। और साथ के साथ आपके जो एल्किल बेंजीन बच रहा है, जिसको हम मेनली टोलुइन की बात करें, वो बच रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो एल्काइल बेंजीन और आपके डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये हमारे बचे हैं, तो ये हम करेंगे। तो हमारा जो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एल्किल हैलाइड, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे ऑर्गेनिक जो पार्ट है वो हमारे रिएक्शन वाला पार्ट बच गया, तो हम फटाफट से करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा समझने में या उसको करने में टाइम नहीं लगता, बस उसको याद करने में टाइम लगता है। और याद करने का तरीका एक ही है, बार बार रिवाइज करना। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद होगा, और जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी थ्योरी पक्की होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।